Good morning to everyone. I'm Monica, Assistant Professor from the Department of Fashion Technology. Today's subject is Principles of Fashion Marketing and the topic is Retail Organizational Structure, Line and Staff Functions. बच्चे इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने स्टाफ के लिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर तैयार करती है अपने स्टाफ के साथ विद रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं और जो स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन एक वो प्लेस है जहाँ पे हम मिल के सभी ग्रुप में एज अ टीम वर्क करते हैं और जो उस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, जो उसके गोल्स हैं, उनको अचीव करते हैं। बच्चे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन में सभी मिलके काम करते हैं, एक हिराकी बनी होती है टॉप मैनेजमेंट से लेके वर्कर्स तक, स्टाफ्स तक। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफिस से लेके टॉप मैनेजमेंट से लेके वर्कर्स तक की एक हिराकी होती है, एक चेन होती है, एक स्ट्रक्चर बनता है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना मैनेजमेंट का एक उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम बना देख रहे हो जिसमें कि हमें सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, प्लानिंग। मतलब कैसे आपने प्लान करना है, आपकी क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिन पे आपको इम्प्लीमेंट करना है कि आपको जो उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिल सकें। सबसे पहले प्लान बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना विद द हेल्प ऑफ योर स्टाफ, देन उसको डायरेक्टिंग करना स्टाफ को कि उनको क्या क्या काम करना है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख के क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पे कंट्रोल रखना, उनको मोटिवेट करना, उनके बिहेवियर पे पूरा नज़र रखना। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देन व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अपना चलाएगी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग करेगी जिससे कि उसका जो उसके सर्टन गोल्स हैं, जो उसके डिटर्मिन्ड गोल्स हैं, वो उनको अचीव कर सके। डिटर्मिंग, ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द एक्टिविटीज़। डिटर्मिन करके अपने एम को, अपने ग्रुप को मैनेज करके, अपने स्टाफ को एक लाइन में लेके आके उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के उनको रूल्स एंड रेगुलेशन से समझा के, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करके, उनको मोटिवेट करके, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिटर्मिन्ड गोल्स को अचीव कर सकती है। क्रिएटिंग रूल्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस एट वर्क, एलोकेशन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनिंग डिटेल्ड प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एरियाज सच एज कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन एक्सेट्रा। एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है कि जो उसके टारगेट एम्स हैं जिनको उसे अचीव करना है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ वो इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो उसके वर्कर्स हैं, जो उसका स्टाफ है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चले, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के साथ चले, टाइम टू टाइम उनके साथ कम्युनिकेट करे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको मोटिवेट करे। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें हम देखेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एक स्ट्रक्चर है उसको हम एज अ होल लेके चलते हैं, जिसमें कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी सुपरवाइज़र हैं, जिनको यहाँ पे फॉरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन सी लिखा हुआ है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो सुपरवाइज या ऑब्जर्वर्स हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आते हैं। जैन उनके अंडर जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है, वो सब एज अ ग्रुप जो कि है कि वो प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें उन्होंने पूरे एज अ ग्रुप को उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने एग्जांपल लिया है स्पिनिंग डिपार्टमेंट की। स्पिनिंग डिपार्टमेंट का जो फोरमैन है उसके जो सपोज़ वहाँ पे 3 फॉरमैन्स हैं, तो जो 3 फॉरमैन हैं वो 3 फॉरमैन्स के अंडर जो वर्कर्स हैं वो उस प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आ रहे हैं। Then functional organization structure. Functional structure is created by grouping the activities on the basis of functional required for the achievement of organizational objectives.
For this purpose, all the functions required are classified into basic, secondary and supporting functions. अब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सारे स्टाफ को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनकी उनकी स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में, डिपार्टमेंट में क्लासीफाइड कर देती है. जैसे कि बेसिक स्टाफ जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करना है, देन सपोर्टिंग स्टाफ हो सकता है, सेकेंडरी जो उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं या जो लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, ये सपोर्टिंग स्टाफ में आ सकते हैं. देन फीचर्स, द होल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस फंक्शंस. ईच फंक्शनल एरिया इज पुट अंडर द चार्ज ऑफ वन एग्जीक्यूटिव. जितने भी डिपार्टमेंट्स में इनको कैटेगराइज किया जाता है, उनका एक टॉप पे एग्जीक्यूटिव होता है जो पूरे स्टाफ को पे नज़र रखता है, उसको सुपरवाइज करता है. फॉर एनी डिसीजन वन हैज़ टू कंसल्ट द फंक्शनल स्पेशलिस्ट. हर वर्कर को, हर स्टाफ मेंबर को उस स्पेशलिस्ट जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. लिमिटेड स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ देयर. यहाँ पे जो कंट्रोल करना होता है स्टाफ का, उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि छोटा डिपार्टमेंट होता है और एक एग्जीक्यूटिव के अंडर जो वर्कर्स होते हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है. देखिए, इसमें सबसे टॉप पे जो आता है वो हेड ऑफिस आता है. उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट में उसको कैटेगराइज किया गया है पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को. फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, देन मार्केटिंग, फाइनेंस एंड देन पर्सोनल. प्रोडक्शन जहाँ पे कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. देन मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए एफर्ट्स कर रहा है. देन फाइनेंस जो कैपिटल को और लिमिटेड जो रिसोर्सेज वगैरह कहाँ से अवेलेबल होने हैं, मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होना है, क्या कॉस्टिंग लगनी है, जो इसके बारे में डिसीजन लेता है. देन पर्सोनल, ये डिपार्टमेंट भी इंडस्ट्री के अंदर ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जैसे कि हम बेसिकली HR डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, जो वर्कर्स की, स्टाफ की वेजेस का, उनके प्रमोशन का, देन उनके इंसेंटिव्स, उनको जो स्कीम्स दी जाती हैं, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सुनता है, उनको मोटिवेट करता है. ये देखिए आप, ये सारा जो चारों के चारों डिपार्टमेंट हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं चारों डिपार्टमेंट. देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, मेरिट एंड डीमेरिट्स. अगर इसके मेरिट्स की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट मेरिट है हाई स्पेशलाइजेशन. जो स्पेशलाइजेशन है, जिसको हम एज अ एग्जीक्यूटिव मानते हैं, जिसका होल्ड पूरे डिपार्टमेंट पे रहता है, वो हाईली स्पेशलाइज्ड होना चाहिए. क्लैरिटी इन फंक्शनिंग, उसको अपने काम के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए कि उसने अपने वर्कर्स से, अपने स्टाफ से उसने किस तरह का कैसा काम लेना है. नो डुप्लीकेशन, उसके जो आइडियाज़ हैं, जो उसने डिटर्मिंड किया हुआ है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. सेटिस्फेक्शन, अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना, उनकी प्रॉब्लम्स में उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ें उस एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए जिसके पास स्पेशलाइजेशन है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, स्टाफ को उनके बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करना है, उनको किस तरह से कोऑर्डिनेट करके उनसे प्रोडक्शन लेनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एग्जीक्यूटिव की क्वालिटीज़ होती हैं. देन डीमेरिट्स, कॉल्स फॉर मोर कोऑर्डिनेशन. समटाइम क्या होता है कि जो एक एग्जीक्यूटिव है वो अपने पे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहता, वो डिमांड करता है कि जो ज़्यादा बर्डन उस पे है उसको डिवाइड किया जाए. क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, इसमें ये होता है कि जो एक पावर है वो एक ही बंदे पे होती है, एग्जीक्यूटिव के पास ही होती है, उसके डिसीजन के बिना कोई दूसरा मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकता. सो ये समटाइम्स जो उसके अंडर स्टाफ है, जो उसके अंडर लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें डिसीजन एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, मतलब टॉप मैनेजमेंट को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है. सो सबसे पहले उस एग्जीक्यूटिव को, टॉप मैनेजमेंट को कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताना पड़ेगा. देन वहाँ से डिसीजन में जो भी रिजल्ट्स आएंगे, देन वो वर्कर्स तक उसको बाद में पहुंचाए जाएंगे. सो इस करके समटाइम्स जो डिसीजन मेकिंग है उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है.
Suitability: the establishment of functional organization structure becomes necessary as a small organization grows and business activities becomes more and more complete. Line and staff organization structure, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट रेफर्स टू अ पैटर्न इन विच स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइस लाइन मैनेजर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। इसमें क्या होता है, जो स्टाफ स्पेशलिस्ट है वो अपने जो उसके अंडर लाइन में जो एक हायरार्की में मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में याद करवाता रहता है, उनको एक पैटर्न में लेके आता है। लाइन पीपल विल गिव एडवाइस, और लाइन पीपल्स को वो एडवाइस कर सकता है कि काम को किस तरह से किया जाए ताकि वो जल्दी कंप्लीट हो सके। द स्टाफ पीपल हैव द राइट टू रिकमेंड बट हैव नो अथॉरिटी टू एनफोर्स देयर परफॉर्मेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट। जो स्टाफ के लोग होते हैं उनके पास रिकमेंडेशन के लिए राइट तो है, बट वो इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि जो हमारा काम है वो किसी और डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती। Then features: this origin structure clearly distinguishes between two aspects of administration, planning and execution। ठीक है जी, पहले प्लान करना, प्लानिंग होने के बाद सारी स्ट्रैटेजीज बनने के बाद पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होने के बाद उस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। स्टाफ ऑफिसर्स प्रोवाइड एडवाइस ओनली टू द लाइन ऑफिसर्स, दे डू नॉट हैव एनी पावर टू कमांड ओवर दैम। जो स्टाफ के ऑफिसर्स हैं वो जो लाइन ऑफिसर्स जो उनके अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उनको जस्ट एडवाइस कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव एनी पावर ऑफ कमांड ओवर देम। वो उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे काम नहीं करवा सकते। द स्टाफ सप्लीमेंट्स द लाइन मेंबर्स, जो लाइन मेंबर्स हैं वो स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो ही जो स्टाफ मेंबर है वो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको मिली हैं या ड्यूटीज़ उसको मिली हैं वो भी उसी तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही उनको पूरी करवा सकता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें आप देखिए सबसे पहले ऊपर आता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, देन जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर से नीचे उन्होंने 4 सेक्शंस बनाए हुए हैं इंडस्ट्री के, जैसे कि मैंने पीछे भी पढ़े थे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल। अब इन चारों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग नीचे देखिए इनकी एक हायरार्की बनी हुई है। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे डिप्टी प्रोडक्शन मैनेजर है, देन उसके नीचे ऑफिसर है, देन वर्कर है प्रोडक्शन में। फिर मार्केटिंग में डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर है, देन ऑफिसर, देन जो ऑफिसर्स के बाद जो मार्केट का काम करेंगे सेल्समैन है। फाइनेंस में डिप्टी ऑफ फाइनेंस मैनेजर, देन ऑफिसर, देन उसका असिस्टेंट। देन पर्सनल मैनेजर में पर्सोनल मैनेजर, DHRM मीन्स डिप्टी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन ऑफिसर, देन असिस्टेंट। सो एक ये टेबल बता रहा है कि एक ही इंडस्ट्री में 4 डिपार्टमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग हायरार्की बनी है। इन चारों डिपार्टमेंट में एक दूसरे डिपार्टमेंट में किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, जो काम जिसको एलोकेट किया गया है वो काम उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को ही अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके प्यार से कैसे उस काम को करवाना है, टाइम पे करवाना है, ताकि एक डिपार्टमेंट क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड होता है, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक डिपार्टमेंट किसी काम को ख़त्म करने में एक स्टिप्यूलेटिव टाइम से ज़्यादा टाइम लगाए तो दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो सफ़र करेगा, ऑटोमेटिकली वो लेट हो जाएगा, देन थर्ड लेट हो जाएगा। सो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरी इंडस्ट्री को डिपार्टमेंट वाइज कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेजेस: it adds functional specialists to the pure line organization and those aims at combining the merits of the two. It brings expert knowledge to bear upon management. Functional specialists provide expert advice to the management on wide ranging matters. It provides for better placement and utilization of personnel and leads to more skill development. अब इसके कुछ demerits भी हैं. The line and staff relationship often lead to many frictions and jealousies. ठीक है जी, काफ़ी एक दूसरे के साथ जेलस, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शंस, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम, एक दूसरे से बिहेवियर से प्रॉब्लम, एक दूसरे के काम करने के तरीके से प्रॉब्लम, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम मिल के काम करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। लाइन मैनेजर्स में डिपेंड टू मच ऑन स्टाफ एक्सपर्ट्स and those lose much to their judgment and initiatives.
The staff experts may remain ineffective because they do not get the authority to implement their recommendation. Line and staff organization structure, इसकी suitability क्या है? It can be followed in a large organizations where specialization of activities is required because it offers ample opportunity for specialization. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है, ताकि क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास मौका है अपने काम को दिखाने के लिए, वर्कर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं मतलब काम करने के लिए, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, प्रोडक्शन भी हो रही है, वहाँ पे मार्केटिंग भी हो रही है, फाइनेंस भी देखा जा रहा है, वहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए डिपार्टमेंट अलग है, देन सप्लाई का डिपार्टमेंट अलग है, पैकेजिंग का डिपार्टमेंट अलग है। तो हर वर्कर के लिए, हर लाइन मेंबर के लिए, हर स्टाफ मेंबर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं अपनी स्पेशलाइजेशन को दिखाने के लिए। इन दिस प्रेजेंटेशन बच्चे जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए, स्मूथली उसे प्रोसेस में लाने के लिए जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, जो लाइन मेंबर्स हैं, एक जो हायरार्की में स्टाफ को डिवाइड किया जाता है, उन सब में कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को मोटिवेट करके, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ के, उनको ओवरकम करके ही ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल, सो थैंक यू वेरी मच।